नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक, जिस पर विचार के लिए, ज़्यादा विचार विमर्श के लिए और उसमें क्या संशोधन हो जो ड्राफ्ट बिल सरकार ने रखा था, उस पर चर्चा के लिए जेपीसी का गठन हुआ, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। बिल को पेश करते ही सरकार ने ये तय किया कि इसको जेपीसी को भेज दिया जाए, जिससे अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो हैं उन सबसे बात हो जाए। और जेपीसी में विपक्ष का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है, जो इस समय संख्या बल है संसद में, उसको देखते हुए तो इसलिए कुल 31 सदस्य हैं, जिसमें 16 सत्तारूढ़ गठबंधन के यानी एनडीए के हैं, जो बीजेपी के नेतृत्व वाला है। 13 विपक्ष के सदस्य हैं। इसके अलावा एक वाईआरसीपी का सदस्य है और एक नॉमिनेटेड सदस्य है। तो इस तरह से संरचना है जेपीसी की। कई महीने से इसकी बैठकें चल रही थी, कई प्रदेशों में बैठकें हुई। 27 जनवरी को क्लॉज बाय क्लॉज जो संशोधन आए हैं उन पर विचार हुआ, उन पर कहें वोटिंग हुई। और जो अध्यक्ष हैं जेपीसी के, जगदम्बिका पाल, उन्होंने विपक्ष से पूछा कि क्या आप अपना संशोधन जो आपने प्रस्ताव दिया है उस पर अड़े रहना चाहते हैं या मतलब उस पर कायम हैं। तो जब हाँ में जवाब मिला तो उस पर वोटिंग कराई गई। अगर आपने संसद की कार्यवाही देखी हो तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। बहस होने के बाद, किसी भी विधेयक पर, किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद, खासतौर से विधेयक की बात कर रहे हैं, क्लॉज बाय क्लॉज जो संशोधन आते हैं उन पर वोटिंग होती है। और उस वोटिंग के समय जो संशोधन प्रस्ताव आया है, केवल जिस सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव दिया है वो खड़ा होकर बोलता है कि उसका ये संशोधन प्रस्ताव है, और उसके बाद वोटिंग होती है। उस पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन विपक्ष के सदस्य मांग कर रहे थे कि उनको बोलने का मौका दिया जाए इस पर भी, जिसे अध्यक्ष ने नहीं माना। इसके बाद जब उन्होंने पूछा कि क्या आप इस पर डटे रहना चाहते हैं, उन्होंने कहा हाँ, तो उस पर वोटिंग हुई। विपक्ष की ओर से सैकड़ों संशोधन प्रस्ताव आए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो इन संशोधनों के प्रति उनकी कोई गंभीरता नहीं थी, केवल मामले को खींचना चाहते थे। इस कमेटी के कामकाज के समय को बढ़ाना चाहते थे, इसको डिले करना चाहते थे, लटकाना चाहते थे। इसके अलावा कोई उद्देश्य जाहिर तौर पर नज़र नहीं आता। एनडीए की ओर से कुल 14 संशोधन प्रस्ताव आए थे। 14 के 14 संशोधन प्रस्ताव पास कर दिए गए, स्वीकार कर लिए गए। और ये सब फैसला चेयरमैन ने नहीं किया, ये सब बहुमत के आधार पर हुआ। विपक्ष के सारे प्रस्ताव नामंजूर कर दिए गए, बहुमत से वो प्रस्ताव गिर गए। इसके बाद विपक्ष ने जो है जगदम्बिका पाल को डिक्टेटर और जाने क्या क्या कहा कि जो है उन्होंने डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं चलाया इस कमेटी का कामकाज, इसका आरोप लगाया। अब 29 जनवरी को संशोधनों के साथ ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्कुलेट होगी मेंबर्स के बीच में, और मेंबर्स की राय आने के बाद फिर इसको सदन में पेश किया जाएगा। इस कमेटी का कार्यकाल नवंबर में ही ख़त्म हो रहा था, जिसे बढ़ा दिया गया था विपक्ष की मांग पर। और अब जो इसकी नई मियाद है इस कमेटी की, वो बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। उसके आखिरी दिन से मतलब पहले चरण का आखिरी दिन, जो 13 फरवरी को है। 13 फरवरी तक कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। तो आप इससे समझ जाइए कि 29 को जब ये सर्कुलेट हो जाएगा और उसके बाद जब पेश कर दिया जाएगा तो उस पर वोटिंग भी होना तय है बजट सत्र में, और 13 फरवरी से पहले आखिरी दिन भी पेश हो तो 13 फरवरी को इस पर चर्चा होकर इस पर जो है मतदान होगा, और उससे तय होगा कि जो ड्राफ्ट संशोधित विधेयक जो आया है उस पर वो कानून बनेगा या नहीं। बहुमत मिलेगा तो कानून बनेगा, बहुमत नहीं मिलेगा तो नहीं कानून बनेगा। लेकिन एक प्रश्न जो जेपीसी के गठन के समय से ही और वक्त पर ये जो विधेयक आया उस समय से ही उठाया जा रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों, और उनमें भी खास तौर से तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का समर्थन मिलेगा। तो अगर आपको याद हो कि जब ये विधेयक पेश हुआ था तो दोनों पार्टियों के नेताओं ने जो सदन में बोले, उन सब ने पुरजोर तरीके से इसका समर्थन किया था, इसके पक्ष में बोले थे। तब भी इस मामला स्पष्ट था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में, जब से ये जेपीसी की कार्यवाही चल रही थी,
जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे जो संगठन हैं, उनका सारा कंसंट्रेशन था तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार पर। उनको लग रहा था कि अगर इन दो नेताओं को अपनी तरफ तोड़ लें हम, तो हमारी बात बन सकती है, फिर सरकार ये विधेयक पास नहीं करा पाएगी। तो उन्होंने इस दौरान पूरी ताकत लगाई उनको ये समझाने में कि देखिए आपको भी मुस्लिम वोट मिलता है, इस विधेयक के पास होने से मुसलमान खुश नहीं होंगे, आपसे नाराज़ होंगे, वो वोट आपका जा सकता है। तो वोट बैंक का डर दिखाया और कोशिश की कि इन दोनों पार्टियों को अपने पक्ष में किया जा सके। अब 27 तारीख को ये जो संशोधन प्रस्तावों पर वोट हुआ है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि एनडीए के साथी दल यानी भाजपा के जितने साथी दल हैं, उन्होंने जो भी संशोधन प्रस्ताव दिया उन सबको कमेटी ने मंजूर कर लिया। तो अब जो एनडीए के साथी दल हैं उनमें से कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि वो ये बदलाव चाहते थे और नहीं हुआ। तो जेपीसी ने सारे वो संशोधन प्रस्ताव जो एनडीए के साथी दलों ने दिए थे सबको स्वीकार कर लिया, यानी असहमति की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस विधेयक ने पहली बाधा पार कर ली है। पहली बाधा कौन सी थी कि एनडीए में कहीं जो है मतभेद न पैदा हो जाए, एनडीए में कहीं विरोध ना हो। ऐसा ना हो कि किसी प्रावधान को लेकर, एक या दो या तीन या कितने भी प्रावधानों को लेकर एनडीए में आपस में मतभेद हो जाए कि नहीं ये नहीं ऐसा होना चाहिए और बीजेपी उसका विरोध करे, या बीजेपी समर्थन किसी बात का कर रही हो उसके साथी दल विरोध करे। तो ऐसी स्थिति को टाल दिया गया है, ऐसी स्थिति को मैनेज कर लिया गया है, या ऐसी स्थिति नहीं आने दी गई है। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि एनडीए में इस संशोधन विधेयक को लेकर पूरी तरह से एकरूपता है, पूरी तरह से सहमति है, सब एक मत है। एनडीए का बहुमत है लोकसभा में, एनडीए का बहुमत है कुछ और सदस्यों को जोड़कर राज्यसभा में। तो लोकसभा और राज्यसभा से दोनों सदनों से संसद के इस बिल के पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब कोई अचानक कुछ ऐसा हो जाए तो बात दूसरी है, अन्यथा दोनों सदनों से इसका पास होना तय है। और ये इस बात का संकेत उसी दिन मिल गया था जब जेपीसी की बैठक में हंगामा किया था। अभी जो आखिरी हुई है, इस बैठक से पहले वाली जो बैठक थी, उसमें जो हंगामा हुआ, शायद मुझे अगर ठीक याद है तो 23 जनवरी को, तो जो हंगामा हुआ था, विपक्ष ने एक तरह से मान लिया है कि अब उनके बस में कुछ नहीं है, अब वो इस विधेयक को कानून बनने से रोक नहीं सकते। तो जब रोक नहीं सकते तो उन्होंने कोशिश की कि इसका जितना पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके, मुसलमानों में संदेश दिया जा सके, देखो हम तुम्हारे लिए आखिरी मिनट तक लड़े, आखिरी समय तक लड़े। केवल ये संदेश देने के लिए इतना हल्ला हंगामा और इस तरह की स्थिति पैदा की गई। तो अब ये विधेयक बजट सत्र में पेश होना है और मेरा मानना है कि पास भी होना है। सरकार की विल पावर है इसको पास कराने की, सरकार की इच्छा शक्ति है और सरकार की नीति है। अगर उससे पास न कराना होता तो मेरा मानना है कि वो ये विधेयक लेकर संसद में आती ही नहीं। दूसरी बात, अगर उसे इस बजट सत्र में इस विधेयक को पास न कराना होता तो जेपीसी का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया होता, तो वो भी नहीं किया गया। जेपीसी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया। उसकी अंतिम बैठक 31 जनवरी को होने जा रही है। 31 जनवरी से ही बजट का सत्र शुरू हो रहा है संसद का, और उसके बाद ये रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी और पेश की जाएगी और इसके पास होने की पूरी संभावना है। तो वक्फ को लेकर जो आज़ादी के बाद से एक माहौल बना हुआ था पक्ष में और विपक्ष में, वो मुद्दा जो है वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो एक तरफा कानून बना था, ये एक वर्ग को जिस तरह की छूट दी गई थी कानून तोड़ने की कहिए, यानी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने की जो खुली छूट मिली हुई थी वो ख़त्म होने जा रही है। अब कोई संपत्ति सरकारी है या वक्फ की है, ये तय करने के लिए वक्फ बोर्ड के पास नहीं जाना होगा। ये तय करने का अधिकार इस नए प्रस्तावित कानून में डीएम के पास होगा। डीएम अपने स्तर पर जांच कराएगा इस तरह की शिकायत मिलने पर, और वो जो फैसला देगा उसे ही माना जाएगा। ये अलग बात है कि उसे ऊपर की अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन वक्फ बोर्ड की बजाय अब
जिले का डीएम तय करेगा कि ये सरकारी संपत्ति है या नहीं, और जब डीएम तय करेगा तो वो मनमाने तरीके से तय नहीं कर सकता है। उसके पास जब तक दस्तावेज नहीं होंगे, प्रमाण नहीं होंगे, तब तक वो ऐसा फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको अदालत उल्टा लटका देगी। तो बिना तथ्यों के और बिना दस्तावेजों के, बिना प्रमाण के डीएम इस तरह का कोई फैसला नहीं देने वाला। तो इसलिए अदालत में भी वो उस डीएम का फैसला टिका रहेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा, जो मनमाना तरीका था वक्फ बोर्ड का कि जिस संपत्ति को चाहे उसको घोषित कर दे वक्फ की संपत्ति, वो सिलसिला खत्म होने जा रहा है। ये जो वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने छूट दी हुई थी मुस्लिम समाज को, वो प्रिविलेज खत्म होने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों के अधिकार कम किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है उन्हें जो अनावश्यक विशेषाधिकार दिया गया था उसको खत्म किया जा रहा है। देश में सारे नागरिक बराबर हैं, संविधान ने सबको बराबर का हक दिया है। उसमें किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। संविधान की नज़र में हर नागरिक बराबर है। संविधान की इसी अवधारणा को इस संशोधन विधेयक के जरिए स्थापित किया जा रहा है। अब ये संशोधन विधेयक एक बार जब संसद से पास हो जाएगा तो बहुत से लोगों को आशंका है कि जिस तरह से सीएए को लेकर विरोध हुआ था सड़क पर, उस तरह से करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन जो विरोध करने वाले हैं उनके लिए अफसोस की बात यह है कि अब उनके आका जॉर्ज सोरोस की वो ताकत नहीं रह गई, और जॉर्ज सोरोस ने जो इकोसिस्टम बनाया था उस पर हथौड़ा चला रहे हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो वो पूरा इकोसिस्टम टूट रहा है, बिखर रहा है। तो बाहर से समर्थन मिलने वाला नहीं, और अंदर जो लोग विरोध करने वाले हैं उनकी सड़क पर लड़ने की, सड़क पर खड़े होने की ताकत नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं, जो इस उम्मीद में, इस खामख्याली में हैं जो लोग, सीए जैसा विरोध होगा पूरे देश में और सरकार दबाव में आ जाएगी, इन लोगों का मानना है कि सीए के रूल्स फ्रेम करने में देरी इसीलिए हुई कि सरकार दबाव में आ गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। दबाव में आकर सीए के रूल्स फ्रेम करने में देरी नहीं हुई, वो कोरोना के कारण, दूसरे कारणों से हुआ, उस विषय में नहीं जाते हैं। जिस कारण से भी हुआ, अब सीए के रूल्स बन गए हैं और सीए लागू हो चुका है देश में, और उसके आधार पर लोगों को नागरिकता मिल रही है। विरोध में बोलने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। जो लोग हल्ला मचा रहे थे, पूरी दुनिया में शोर मचाया था जिन्होंने, कि इस कानून के लागू होने के बाद इस देश के यानी भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, एक भी मुसलमान सामने नहीं आया है जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो। उसी समय सरकार ने स्पष्ट किया था साफ साफ शब्दों में कि किसी भी नागरिक की नागरिकता छीनने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। इसमें केवल 6 मजहबों की माइनॉरिटीज़ को, जिनका उत्पीड़न हुआ है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, उनको नागरिकता देने का प्रश्न है, देने का प्रावधान है। लेकिन उस समय इस तरह की हवा बनाई गई कि ये पूरा कानून जो है मुसलमानों के और भारत के मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन वो मामला ज़्यादा चला नहीं। इसलिए इस बार वक्फ कानून को लेकर अगर इस तरह की फिर से कोशिश हुई तो सीए से ज़्यादा बड़ी असफलता ऐसे तत्वों के हाथ लगेगी। और जितना लंबा समय चला, जेपीसी में जिस तरह से विचार विमर्श हुआ है, स्टेक होल्डर्स से जिस तरह से बात हुई है, उसके बाद जो है या विरोध जताने या नाराज़गी जाहिर करने का जितना अवसर हो सकता था उस सबको कम कर दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई विरोध नहीं करेगा, विरोध तो होगा ही। बहुत से लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट पर चोट पड़ने वाली है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के नाम पर जो लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति बन गए, जाहिर है कि वो इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन जो कुछ समय पहले तक लगता था सपना, ये कभी होगा नहीं, वक्फ के कानून में कोई बदलाव होगा नहीं, वो अब होने जा रहा है। वो सपना अब साकार होने ही वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।